गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस नैनी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा कल हम लोगों ने बात किया था मूल कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग के बारे में। अब बेटा मूल कॉन्सेप्ट जो होता है वो जनरली क्या बताता है कि भाई किसी भी कंडीशन में जब हम किसी भी एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ एटम के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो सिमिलर कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके स्पेसिफाइड कंडीशन को एक भाई साहब थे अवोगाद्रो, उन्होंने क्या किया, एक अवोगाद्रो नंबर दिया जिसके थ्रू क्या करते हैं कि अगर किसी में 1 है तो उसमें हम जैसे ही अवोगाद्रो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में किस में बात किया जाता है? मोल कॉन्सेप्ट में। बेटा अब आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टूडेज, दैट इज परसेंट कंपोजिशन। What is percentage composition? What does the mean of percentage composition? Then we generally consider about that the composition of element in whole compound. The composition of element in whole compound is denoted as a percent composition. That is clear? क्या कहा जा रहा है बेटा? द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, यानी अगर किसी भी हम एलिमेंट का क्या निकाले, परसेंटेज एलिमेंट इन होल कंपाउंड, किस में निकाल रहे बेटा? पूरे कंपाउंड में। दैट इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। यानी परसेंटेज कंपोजिशन किसे कहोगे बेटा? द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन होल कंपाउंड। ये बात क्लियर है। तो अब बेटा अब हम इसे क्या किससे करेंगे? तब हम इसे ऐसे लिखते हैं, परसेंट कंपोजिशन। और फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा परसेंट कंपोजिशन का? क्या बनेगा? मास ऑफ वन एलिमेंट। अब बेटा वन एलिमेंट कहने का मतलब क्या है? जो भी एलिमेंट आप बात करेंगे इसके बारे में होगा। मास ऑफ वन एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। अब बेटा यहाँ पे ये मास क्या होगा? मोलर मास। ये आपको याद रखना है। क्या होगा बेटा? मोलर मास। ये बात क्लियर है। यानी यहाँ भी हम किसकी बात कर रहे हैं? मोलर की बात कर रहे हैं। और यहाँ भी हम किसकी बात कर रहे हैं? मोलर की। और परसेंटेज बेटा जब हम निकालते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? मल्टीप्लाई बाई 100। ये बात क्लियर हो गई। यानी बेटा अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन में हम एक एलिमेंट का टोटल एलिमेंट के साथ क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं। ये बात क्लियर है। अब बेटा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब बेटा जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिया एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल लिया? वाटर। किसका एग्जाम्पल हमने लिया? वाटर। ये बात क्लियर है। अब हमने एग्जाम्पल तो ले लिया वाटर। अब बेटा वाटर का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 U। ये बात क्लियर। अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। किसका निकालेंगे बेटा? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2U। एंड ऑक्सीजन का बेटा अब सेम कंडीशन, मोलर और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना होता है? 16U। ये बात क्लियर होगी। अब बेटा जब हम क्या निकालेंगे? मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या निकालेंगे बेटा?
मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तब क्या हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ वाटर एंड मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ से मास क्या आया बेटा, वो हाइड्रोजन का 2 और वाटर का कितना है 18 इंटू 100। अब बेटा जब हम इसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100/9, एंड 100/9 कहने का मतलब क्या है 11.11%। क्या आ जाएगा बेटा 11.11%। अब जब बेटा हम लोग क्या करेंगे, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए, तब क्या करेंगे बेटा, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ वाटर इंटू 100। तब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 16/18 इंटू 100। और जैसे ही करेंगे बेटा तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अब बेटा जैसे ही करेंगे तो 8/9 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 800/9। अब बेटा 9 का टेबल आप जब पढ़ते हैं तो 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 8 जा, और फिर ये बेटा क्या आ जाएगा, फिर जैसे आप 8 करेंगे तो ये फिर वैल्यूज क्या आ जाएगा 88.89%। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ही हमने मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तब हम यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं बेटा, कि सम ऑफ mass percent of each element in any compound will be 100%। क्या कहा जा रहा है बेटा, कि किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं, उनका जो मास परसेंट हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए 100% के। तब बेटा अब हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा। अब बेटा मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन जब हमने निकाला क्या आया था 11.11, और इसको जब हमने निकाला था तो क्या आया था 88.89। अब इसे बेटा सम करें, 9 + 1 10, कैरी कितना गया 1, 8 + 1 9, 9 + 1 10, कैरी कितना गया 1, 8 + 1 9, 9 + 1 10, कैरी कितना गया 1, 8 + 1 +1, तो यानी यहाँ से यह क्या आ गया बेटा 100%। कहने का मतलब क्या है बेटा, कि अगर दो कंपोनेंट है तो दो कंपोनेंट को ऐड करना, वो कितना आना चाहिए 100%। तीन कंपोनेंट है बेटा तो तीन कंपोनेंट को आप ऐड करेंगे और कितना आएगा 100%। अब कहने का मतलब है किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होंगे बेटा, उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 100% के। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा मास, अगर परसेंटेज कंपोजिशन में कोई डाउट हो तो आप बेटा हमें इमीडिएट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा आप सबसे साथ ही साथ एक निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, आपका एम्पेरिकल फार्मूला। क्या है बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला। अब बेटा जो एम्पेरिकल फार्मूला है ये जनरली क्या बताएगा और कैसे ये इंडिकेट करेगा, कैसे डिनोट करेगा। तो यहाँ पे बेटा आप क्या याद रखेंगे, द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड का फार्मूला जो दिया जाता है, which gives the simplest
होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जो क्या देता हो बेटा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट, यानी जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हम लोग लेते हैं, इन एलिमेंट में जो कंपाउंड में जो ये एलिमेंट लिए जा रहे हैं, इनका जब हम रेशियो निकालते हैं, और एक रेशियो जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, सिंपल होल नंबर के फॉर्म में। तो इसी कंडीशन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। अब कहने का मतलब क्या है, अब इसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब बेटा जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया H2O। अब इस समय H कितने हैं बेटा 2, O कितने हैं 1। तो बेटा इनका जो सिंपल रेशियो आएगा वो क्या आएगा 2:1 आएगा। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही अब बेटा अगर 2:1 है तो कहने का मतलब है कि अगर H एंड O लिया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया गया, इनका रेशियो क्या दिया है 2:1, तो ये क्या बनाएंगे H2O। ऐसे ही बेटा दिया है H2O2, तो बेटा यहाँ पे H कितने हैं 2, O कितने हैं 2। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1:1। तो यानी इस कंडीशन में H एंड O क्या है 1:1 है। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही बेटा जब हम एक्सटेंडेड फॉर्म की बात करते हैं, जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं, अब बेटा जैसे हमने ग्लूकोज का फार्मूला लिया, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है C6H12O6। अब इसमें बेटा आप क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे 6 को कॉमन ले लेंगे। जब 6 कॉमन ले लेंगे तो CH2O ये बचा। क्यों बेटा, क्योंकि जो होल नंबर है इसमें रेशियो कहने का मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी हो सकती है बेटा n की, जो फॉरवर्ड प्लेस पे ये वैल्यू क्या है n, और n की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 n, यानी इनफाइनाइट तक हम इन नंबर को ले सकते हैं। अब बेटा जैसे हम इसको करते हैं तो अब बेटा यहाँ से जैसे हम 6 को कॉमन ले लिए तो c कितना बचा, यहाँ पे 1, 1 6 जा 6, 6 2 जा 12, एंड यहाँ पे o कितना हो गया 1। तो इस कंडीशन में जो CHO इनका जब रेशियो हम निकालते हैं तो वो रेशियो क्या निकल के आता है बेटा 1:2:1। ये बात क्लियर। यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ग्लूकोज का, यानी अब हमें अगर याद रखना है तो ग्लूकोज एम्पिरिकल फार्मूला वो क्या होता है बेटा 1:2:1। क्या होता है बेटा 1:2:1 होता है। ये बात क्लियर हो गई। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताएं बेटा, आप सब जो भी अगर डाउट हो वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक बेटा आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, the actual ratio of elements in a compound। यानी बेटा किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एक्चुअल रेशियो होता है उसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बात क्लियर। तब बेटा अब जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। अब ये दिया हुआ है
या ग्लूकोज के लिए क्या है C6H12O6। अब यहाँ पे बेटा अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो ये क्या बचता था HO, और यहाँ 6 को कॉमन ले लें तो क्या बचता था H2O, ये बचता था। अब बेटा जो ये HO है और ये जो CHO है, ये किसको इंडिकेट करते थे, एम्पिरिकल फार्मूला को। तब बेटा यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। क्या याद रखना है बेटा, n इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला। ये बात क्लियर है। अब बेटा ये आपसे आईटी और नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तब रिलेशनशिप इन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट। क्या होता है बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट। अब बेटा तब आप सबसे एक रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब बेटा अगर आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब वीडियो अच्छे लग रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। अब बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट। तो बेटा अब इसमें क्या है कि भाई ऐसे रिएक्टेंट जो या जिन ऐसे रिएक्टेंट का अमाउंट जो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, फॉर बैलेंस रिएक्शन। किसके लिए होता है बेटा, फॉर बैलेंस रिएक्शन। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बात क्लियर हो गई। यानी क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और रिएजेंट, द अमाउंट ऑफ reactant or reagent which is required for a balanced reaction that is known as limiting reactant or reagent और reagent। क्या कहा गया बेटा कि किसी भी रिएक्शन में जो अमाउंट रिएक्टेंट की नीडेड होती है, ज़रूरी होती है, किस लिए ज़रूरी होती है, फॉर बैलेंस रिएक्शन, जो बैलेंसिंग रिएक्शन है इनके लिए। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट। ये बात क्लियर। अब बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, अब ये कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके से बेटा ये कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये थ्रेशोल्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या होता है बेटा कि ऐसी कंडीशन जिसके बियॉन्ड जाने पर कोई भी रिएक्शन पॉसिबल हो सके, प्रोसीड कर सके, तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उस वैल्यू को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब बेटा आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और एक भाई साहब थे शिशुपाल। भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल जी को एक वरदान दिया हुआ था, एक डेविड दिया हुआ था कि जब तक शिशुपाल जी 100 गलतियां नहीं करेंगे किसके अगेंस्ट, भगवान श्री कृष्ण के अगेंस्ट, तब तक भगवान श्री कृष्ण उन्हें मारेंगे नहीं। तब इन्होंने क्या किया शिशुपाल जी ने, बेटा जब तक इन्होंने 99 गलतियां की भगवान श्री कृष्ण माफ़ करते रहे। जैसे ही 100वीं गलती इन्होंने की भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मार दिया। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि एक लिमिट होता है भाई। जैसे हम ही आप हैं, कोई हमें आपको गाली दे रहा हो तो हम लोग भी तो एक लिमिट तक एब्जॉर्ब करते हैं,
कि भाई एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा होने के बाद हम लोगों की बॉडी अपने आप एक्शन शो कर देती है। तो जब वो बॉडी एक्शन शो करती है और जिस वैल्यू के बाद एक्शन शो करती है तो उस वैल्यू को क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये बात क्लियर है। यानी बेटा आपको लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट जो होता है वो इस बेसिस पे आपको समझ लेना है कि जब भी हम किसी की कंडीशन की बात करते हैं और उस कंडीशन में जब कोई कंडीशन ऐसा होता है कि जिसके बियॉन्ड जाने पर ही कोई रिएक्शन प्रोसीड करा सकता है तब या बैलेंस रिएक्शन दे सकता है, तो उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बात क्लियर है। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। यानी बेटा ऐसे रिएक्शन जो किसमें प्रोसीड कर सके, सॉल्यूशन में। यानी इन्हें हम क्या कह सकते हैं बेटा, दैट रिएक्शन विच इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन। अब बेटा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये रिएक्शन ना कह के इसे हम और क्या कह सकते हैं, कैलकुलेशन इन सॉल्यूशन। कैलकुलेशन इन सॉल्यूशन क्यों कह सकते हैं बेटा, क्योंकि बेटा जब हम किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या समझते हैं कि भाई पहले तो सॉल्यूशन कहते आप किसे हो, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा, होमोजेनस मिक्सचर होता है। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा आपको क्या याद रखना होता है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में आपको दो कंपोनेंट याद रखने हैं, एक क्या सॉल्यूट, दूसरा क्या आपको याद रखना है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये बात क्लियर। अब बेटा सॉल्यूट क्या होता है, विच इज एड ऑन, विच इज एड ऑन, यानी बेटा जिसको हम मिलाते हैं, इन विच ऐड, या और सॉल्वेंट किसे कहते हैं बेटा, जिसमें हम मिलाते हैं। यानी जिसको मिलाते हैं और जिसमें मिलाते हैं, इस कॉन्सेप्ट से याद आपको रखना है। या दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है, द लेस अमाउंट इज द सॉल्यूट एंड द हाई अमाउंट इज द सॉल्वेंट। अब बेटा जो लेस अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, जो हाई अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो होती है हाई अमाउंट में लेकिन फिर भी सॉल्यूट होती हैं। तो इसीलिए आपको एक कंडीशन ये याद रखना है कि जिसको आप मिलाते हो और जिसमें मिलाते हो, इस कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर रखना है। जिसको आप मिलाते हो वो क्या होता है, सॉल्यूट, और जिसमें आप मिलाते हो वो क्या होता है, सॉल्वेंट। जैसे आप जानते हो बेटा, जब आप शुगर सॉल्यूशन यानी शरबत बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो, चीनी को पानी में मिलाते हैं, यानी शुगर इज एडेड इन वाटर। और जैसे ही आप शुगर को वाटर में ऐड करते हो तो वाटर में ऐड करते ही जो कंडीशन कॉज होती है उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, शुगर सॉल्यूशन। और इसी कंडीशन के लिए हम लोग क्या समझते हैं, जो जिसको हम मिलाते हैं वो क्या हो जाता है, सॉल्यूट, और जिसमें हम मिलाते हैं वो क्या हो जाता है, सॉल्वेंट। अब बेटा यहाँ पे आपको जब इनके बारे में एक्सप्रेशन करना होगा, क्या करना होगा बेटा, एक्सप्रेशन। तो बेटा एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है। तो बेटा सबसे पहला आपको यहाँ पे क्या समझना है, पहला आपको समझना है मास परसेंट। सेकेंड थिंग आपको क्या समझना है, वॉल्यूम परसेंट। थर्ड वन आपको क्या समझना है, मास वॉल्यूम परसेंट। फोर्थ वन आपको क्या समझना है बेटा, मोल। फिफ्थ वन आपको क्या समझना है बेटा, मोल फ्रैक्शन। सिक्स्थ वन आपको क्या समझना है बेटा, मोलैरिटी। एंड सेवंथ वन आपको क्या समझना है, मोलैरिटी। यानी बेटा आपको एक्सप्रेशन में आपको कितने पॉइंट समझने हैं बेटा, 7 पॉइंट। ठीक है।
अब इन 7 पॉइंट को आपको आसानी से क्या करना होगा, क्लियर करना होगा, ताकि इन 7 पॉइंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकें, कैलकुलेशन कर सकें। लेकिन बेटा एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये एक्सप्रेशन कंडीशन क्लास 12th में सॉल्यूशन कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ है। इस कंप्लीट चैप्टर में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में समझना होता है, लेकिन फिर भी आपको 11th में इसको समझना है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें को क्या करते चलना है, क्लियर करते चलना है। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, मास परसेंट। फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, मास परसेंट। अब मास परसेंट आप कैसे निकालेंगे और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये बात आपको समझना है। तो मास परसेंट क्या है, फॉर एनी कंपोनेंट द मास परसेंट is expressed the ratio of mass of one component with total mass of components। यानी बेटा किसी भी एक कंपोनेंट के मास का रेशियो हम टोटल कंपोनेंट के मास के साथ जब निकालते हैं तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मास परसेंट। अब मास परसेंट बेटा इसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल w बाई कैपिटल W, और यहाँ क्या लगाते हैं, परसेंट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ टोटल कंपोनेंट। और बेटा परसेंट है तो हम क्या लगाएंगे, 100। अब बेटा मास को किससे डिनोट करते हैं, जनरली m से, लेकिन यहाँ पे हम बेटा किससे डिनोट करेंगे, w से। ये बात क्लियर है। अब बेटा एक एग्जांपल इस पे लिया जाए जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए कि ये मास परसेंट कहना क्या चाहता है। मास परसेंट ये बेटा कहना ये चाहता है कि अगर हम एक कंपोनेंट के मास को पूरे कंपोनेंट के मास के साथ रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो निकालते समय हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, तो जो वैल्यू आती है वही किसको इंडिकेट करती है, मास परसेंट को। अब बेटा जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने मान लो हमने क्या ले लिया भाई, हमने ले लिया शुगर, किसमें ऐड हमने किया, ऐड इन वाटर, फॉर्म शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा द अमाउंट ऑफ शुगर, अगर शुगर के अमाउंट की बात कर लें तो बेटा हमने कितना ले लिया है, 40 ग्राम। द अमाउंट ऑफ वाटर हमने कितना ले लिया बेटा, 120 ग्राम। और शुगर सॉल्यूशन बेटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ देम, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 160 ग्राम। ये हो जाएगा बेटा। अब बेटा हमें क्या निकालना है, मास परसेंट, तो इसे ऐसे लिख ले, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू। अब यहाँ पे बेटा अगर हमने s लिख दिया, यस लिख दिया, कहने का मतलब क्या ले लिया, शुगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन इनटू 100। तो बेटा मास ऑफ शुगर कितना है, 40 ग्राम, एंड शुगर सॉल्यूशन का कितना है, 160 इंटू 100। 0 0 कैंसिल आउट, 4 4 जा 16, 4 100/4, एंड 100/4 इक्वल टू क्या होता है बेटा, 25%। अब बेटा ऐसे ही जब हम मास परसेंट ऑफ
वाटर निकालेंगे। तो मास परसेंट ऑफ वाटर कैसे करेंगे? मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन, मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन इनटू 100। एंड वाटर का बेटा कितना लिया हुआ है हमने? 120, और इसके लिए हमने कितना लिया हुआ है? 160 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से बेटा जब करेंगे 4 3 जा 12, यहाँ 4 4 एंड ये 4 से करेंगे बेटा 25 इंटू 3, वैल्यू क्या आ जाएगा? 75%। अब बेटा आपसे एक चीज़ पूछा जा सकता है कि ये जो हमने लिखा 40 ग्राम 120 ग्राम, अब वाटर जनरली जो होता है वो क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है। अब लिक्विड होता है तो लिक्विड के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि जब हम मास निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा? मास निकालते हैं फ्रॉम लिक्विड, तब हम वहाँ पे एक कंडीशन याद रखते हैं। तो अभी उस कंडीशन की आगे हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे हमने क्या बात किया कि जैसे हम शुगर को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में ऐड करते ही ये क्या बना लेता है? शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है बेटा, ये शुगर सॉल्यूशन किससे क्या होता है कि इसमें जो सम होता है कंपोनेंट्स के, ये किसके इक्वल हो जाते हैं? जो कंपोनेंट्स के वैल्यू होते हैं इनके इक्वल हो जाते हैं। ये बात क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे कि भाई द रिलेशन इन बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड अकॉर्डिंग टू मास। तो बेटा यहाँ पे आपको एक कंडीशन याद रखनी होती है डेंसिटी की। डेंसिटी की कंडीशन क्या कहती है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वैल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वैल्यूम। अगर बेटा हमें डेंसिटी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि मास और वॉल्यूम जो फाइंड होगा उसका रेशियो निकाल देंगे। अगर हमें बेटा मास निकालना होगा तो मास के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या करेंगे बेटा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और बेटा अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तब हम लोग क्या करेंगे? मास अपॉन डेंसिटी। कहने का मतलब क्या है कि अगर बेटा हमें इन 3 यूनिट में से किसमें डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, इन 3 यूनिट में किसी भी 2 यूनिट की वैल्यू फाइंड होती है तो हम लोग बेटा इस 3 वैल्यू से हम एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये बात क्लियर? तो बेटा अब आज के वीडियो के लिए हम बस इतना ही, क्योंकि बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो ये कंप्लीट जैसे वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, मोल, मोल फ्रैक्शन, इन सब के बारे में हम पूरा कैलकुलेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए बेटा हमारे आपसे एक निवेदन है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।